हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टोरी अरेंज मैरिज सीज़न 2 के एपिसोड 2 के साथ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी अपने बेड पर सो रही थी, बच्चे भी सो चुके थे, तो लक्ष्मी और रूही अपने अपने बच्चों को उठा लेते हैं। प्रिया की मम्मी वहीं बैठी थी। एक सर्वेंट आता है और आते हुए धीरे से वो जंजीरें उठाता है और अभी के पैरों में लगा देता है। प्रिया की मम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। जो है सो यही है। उसके दोनों पैरों में लगाई जाती है और दोनों हाथों को धीरे से बेड पे रख के बेड से ही कनेक्ट करके कुछ लगाई गई थी, उसमें उसके हाथों को दोनों हाथों को फंसा दी जाती है और फिर धीरे से वहाँ से सभी निकल जाते हैं और दरवाज़ा को हल्के से सटा देते हैं। कैमराज ऑन थी, माइक ऑन था। अब क्या कर सकते हैं। सभी जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। बच्चों को ले जाकर रूम में सुला देती है लक्ष्मी और रूही। उसके बाद वो हॉल में आती है। हॉल में आने के बाद प्रिया की मम्मी कहती है प्रिया अभी तक नहीं आई। तो लक्ष्मी कहती है एक्चुअली माँ वो अभी नहीं आएंगे, उनकी कुछ मीटिंग थी तो बोली है कि बाद में आएंगे, उनका कॉल आया था घर के नंबर पर। अच्छा, और श्रुति 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 थोड़ी देर में आती होगी। ठीक है, जाओ जाकर देखो क्या करनी है, लंच की तैयारी वगैरह करनी है। ब्रेकफास्ट तो किसी ने किया नहीं। माँ आपको पता है ना, अवनी ऐसे ही चली गई, उसने कुछ खाया भी नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि उसको पसंद नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रिया की मम्मी सिया के तस्वीर को देखते हुए कहती हैं किसे शौक़ है। मैं भी नहीं चाहती कि इसकी तस्वीर पर वो माला चढ़े। मैं चाहती हूँ कि ये लौट आए, लेकिन 3 साल हो गए लक्ष्मी, 3 साल। क्या सिया लौटेगी? अब तो सोचने पर भी ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लौटना होता तो बहुत पहले ही लौट चुकी होती। लक्ष्मी उनके पास बैठ जाती है और समझाते हुए कहती है माँ, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको भी अच्छे से पता है उनकी बॉडी नहीं मिली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदा होंगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है। बस विश्वास पर ही दुनिया कायम है माँ, विश्वास बनाए रखिए। ऊपर वाले का रहम करम होगा तो वो ज़रूर लौट आएंगे। लक्ष्मी की बोली हुई बात 100% सही थी। यार नेगेटिव क्यों सोचना, पॉजिटिव सोचो ना। जो नहीं भी होगा वो भी हो जाएगा। बात तो सही है। वहीं खैर एक हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तार से कुछ गाड़ियाँ आगे बढ़ रही थी। 4 गाड़ी आगे, 5 गाड़ी पीछे, और बीच में जो गाड़ी थी वो, उसमें दी अवनी कपूर बैठी हुई थी। अवनी कपूर जिसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। उस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में उसका पर्स, और उस पर्स में सिया की तस्वीर। उस तस्वीर को देखते हुए बातें कर रही थी और कह रही थी भाभी माँ कहाँ हो आप? मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढा। इन पिछले 3 सालों में मैंने हर एक जगह पर ढूंढा, देश के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली, कहीं भी नहीं। मैंने अपने आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें भी ढूंढा, लेकिन आप नहीं मिली। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पता है कि मेरी भाभी माँ जिंदा है और वो मेरे पास ज़रूर आएंगी। मुझे अच्छे से पता है भाभी माँ, आप हो। आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मनाली से लौटोगे, मेरे साथ वक्त बिताओगे, मुझे अपने हाथ से बनी हुई खाना खिलाओगे। आपने मुझसे वादा किया था। आप वादा नहीं भूल सकते ना। आप तो मेरी भाभी माँ हो ना। अपनी बेटी की ये इच्छा तो पूरी करोगे, मुझे अच्छे से पता है आप हो।
अभी ये सारी बातें वो कर ही रही थी, तभी कार रुकने की आवाज़ होती है। अवनी अपनी हैंकी उठाती है, अपने आंसू को पोंछती है और पोंछते हुए अपने चेहरे का एक्सप्रेशन पल भर में चेंज कर लेती है, जैसे मानो ये वो इंसान थी ही नहीं जो कुछ पल पहले थी। एकदम कोल्ड हार्टेड चेहरा बन चुका था उसका। वो अपना पर्स जो है अपने जेब में रखती है, अपने आंखों पर ब्लैक शेड पहनती है। तभी कार की गेट खुलने की आवाज़ होती है। एक बॉडीगार्ड आता है, आकर कार की गेट खोलता है और बड़े ही रौब के साथ वही कोल्ड एक्सप्रेशन लेकर एटीट्यूड के साथ वो कार से बाहर कदम रखती है। वो अपना सिर उठाती है और सामने बिल्डिंग को देखती है जिस पर लिखा था कपूर इंडस्ट्रीज। उसको देखते हुए वो अपना कदम बढ़ाना स्टार्ट करती है और उसके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड लग जाते हैं। उस कंपनी में जैसे ही वो कदम रखती है, उस कंपनी में जितने भी लोग थे लास्ट मतलब फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से लेकर जितने भी थे सब एक ही एक खड़े हो जाते हैं, बिना वक्त गवाए सब खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग की जैसे मानो गूंज उठती है एक ही सुर में, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। अवनी बिना किसी की तरफ ध्यान दिए तुरंत वो अपनी प्राइवेट लिफ्ट में जाती है। जाने के बाद तुरंत अपनी फ्लोर का बटन दबाती है। वो कौन सा था पता है? 80 फ्लोर का वो बटन प्रेस करती है। कुछ मिनट लग जाते हैं उसको उस फ्लोर पर जाने में, लेकिन जैसे ही लिफ्ट की गेट खुलती है तुरंत वो बाहर कदम रखती है। वो पूरा का पूरा एरिया एकदम प्राइवेट था। वहाँ पे सिर्फ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और वो सीईओ का ऑफिस। ये मुंबई की सबसे ऊंची इमारत थी जहाँ से अवनी कपूर पूरी मुंबई को देखा करती थी। डायरेक्ट बिना इधर उधर की चीज़ों पर नज़रें घुमाए वो तुरंत अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है और बीच में जो सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट आती है ना, वो खड़े होकर सभी उसको गुड मॉर्निंग विश करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अवनी ज़रा भी ध्यान नहीं देती, तुरंत वो अपने ऑफिस में जाती है। जैसे ही ऑफिस का गेट खुलता है एक बहुत बड़ी लग्जूरियस ऑफिस रूम थी, बहुत बड़ी सी टेबल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, लैपटॉप, फाइल्स, पेन रखने की जो स्टैंड वगैरह होती, बहुत सारी चीज़ें थी। और एक बहुत बड़ी ग्लास की खिड़की नहीं कह सकते, पूरा का पूरा वो वेल ही ग्लास का था, ग्लास का वेल, जिससे पूरी मुंबई उतनी ऊंचाई से इतनी छोटी छोटी चींटियों से भी छोटा नज़र आ रहा था। वो सारी चीज़ें इतना छोटा छोटा। अवनी जाती है, अब बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने चेयर पे बैठ जाती है। बैठने के बाद अपना लैपटॉप जो है ऑन करती है, दौड़ते हुए कैबिन में कदम रखती है। उसकी सेक्रेटरी जिया शर्मा जिया आगे आती है और गुड मॉर्निंग विश करती है। विश करते हुए अब आज का शेड्यूल बताना स्टार्ट करती है। तभी जो है पीछे से उसकी पर्सनल असिस्टेंट मोली तिवारी वो अंदर आती है। उसके हाथ में कॉफ़ी थी, ब्लैक कॉफ़ी ले आकर अवनी के सामने रख देती है। अवनी शेड्यूल को सुनते हुए कॉफ़ी की एक सिप लेती है। आज उसके चेहरे का वो जो रिएक्शन था ना, वो देखकर वो समझ जाते हैं कि ये अंदर से या तो गुस्से में है या फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। वो लोग अपनी चीज़ों को फोकस करते हैं ताकि उनसे कोई गलती ना हो। अगर गलती हुई तो फिर उनकी बैंड बजनी तय है, नौकरी भी जा सकती है। ये दोनों बहुत डरती थी अवनी से, लेकिन काम तो काम होती है ना, करनी तो थी। अवनी सारे शेड्यूल सुनने के बाद कहती है ओके नेक्स्ट मीटिंग कब है? तो जिया बताती है मैम बस 1 घंटे बाद। ओके कि जाकर मीटिंग की तैयारियां करो। उनके जाने के बाद कुछ मिनट ही हुए थे कि 5 लोग जो है कैबिन में कदम रखते हैं। ये 5 वो लोग थे, इन्हीं 5 को अवनी ने अपनी भाभी माँ को ढूंढने के लिए काम सौंप रखा था। वो 5 अवनी के आगे एक एक फाइल बढ़ाते हैं। अवनी उन सारे फाइल को लेती है और एक एक करके देखना स्टार्ट कर देती है, बड़ी ही बारीकी के साथ। देखते देखते उसका चेहरे का जो हाव भाव था वो बदलने लगता है। एक गुस्से के मानो लहर उसके चेहरे पे दौड़ने लगती है। करीबन 10 मिनट बाद उन 5 फाइल को लेकर ज़मीन पर फेंक देती है
और फेंकते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं, फिर से नहीं। कैसे कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे नहीं, इतने इतने समय हो गए हैं, 3 साल, पूरे 3 साल हो चुके हैं। वो गुस्से से मानो बौखलाई हुई थी। उसकी भाभी माँ का कोई अता पता नहीं चल रहा था। 3 साल, पूरे 3 साल से वो पागलों की तरह अपने लोगों को हर जगह भेजकर उनकी तलाश करवा रही थी, लेकिन वो उनकी तलाश कर नहीं पा रही थी। इस चीज़ को लेकर अपने आप पर उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत। वो जो कॉफ़ी का जो कप रखी हुई थी उसको अपने हाथ में लेती है और बड़े ही बेदर्दी के साथ अपने हाथों में तोड़ देती है। उन कप के कुछ टुकड़े उसके हाथों में चुभ जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसको ज़रा भी तकलीफ नहीं हो रही थी। उस कप को साइड में फेंक देती है और फेंकते हुए अपने हाथ को झाड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। रानी रानी जो है एक कदम आगे आती है और आने के बाद उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपने जेब से हैंकी निकालती है, उसके हाथों को साफ करते हुए कहती है, मैडम, इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है, आप जो अपने इस शरीर पर इतने घाव दे रहे हो, क्या अगर आपकी भाभी माँ होती तो उन्हें अच्छा लगता? उनके अगर अगर वो होती और उन्हें पता चलता कि उनकी उनकी लाडली अपने आप को चोट पहुंचा रही है, किसके लिए? उनकी वजह से। किसकी वजह से? उनकी वजह से। तो आप बताइए उनको कैसा लगेगा? भगवान ना करे अगर उन्हें कुछ हो भी गया होगा तो उनकी आत्मा आपको देखकर कितनी तड़प रही होगी। आपने कभी सोचा है? जैसे ही वो बोलती है ना तो अवनी उसको दूसरे हाथ से धक्का दे देती है और वो जाकर सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। तुम वो खड़ी होती है और जाकर उसके गले को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मरा हुआ कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेनी वहाँ पे खड़ी थी, वो डर से 2 कदम पीछे ले लेती है और मनी मन कहती है, लो, इसको भी यही वर्ड यूज़ करनी थी। इनको पता है कि मैडम इस वर्ड से कितना ट्रिगर हो जाती है, लेकिन नहीं, ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो डर के मारे वहीं पर कांपने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी भाभी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो इसी दुनिया में है। देख लेना, तुम सब देख लेना, मेरी भाभी माँ लौट कर आएंगी। मेरी भाभी माँ जिंदा है, जिंदा। अगर आज के बाद तुम्हारे जुबान पर मेरी भाभी माँ की मरने की बात आई ना, तो ये जो जुबान है ना, वो तुरंत वक्त नहीं गवाती, उसकी मुंह में उंगली डालकर अपनी उंगलियों से फंसाकर उसके जुबान को बाहर निकाल लेती है और निकालते हुए कहती है, इसे काटने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगी। रानी को दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है, आंखों में आंसू लिए बस अवनी को देखे जा रही थी। अवनी उसको छोड़ देती है और एक लात मार देती है। थोड़ी देर लात पड़ने की वजह से कुछ दूर वो चली जाती है, खिसक जाती है, लेकिन फिर भी एक उफ तक नहीं कहती। वो तुरंत अपने आप को सही करती है और एकदम सीधी बॉडीगार्ड की तरह खड़ी हो जाती है। तुम सब अपने अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं। मेरी भाभी माँ है या नहीं है वो मैं देख लूँगी, तुम लोग का जो काम दिया गया है बस वही करो। सभी अपना सिर झुकाते हैं और हाँ में सिर लाते हैं। सभी जो है सर झुकाकर कैबिन से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही जैनी रानी को पकड़ लेती है और कहती है, आप ठीक हो? जय रानी हाँ में सिर लाती है। आपको पता है ना कि मैडम को ये वर्ड कितनी ट्रिगर करती है उनके दिमाग को, वो पागल सी हो जाती हैं। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर मैंने गलत क्या बोला? तुम ही बताओ। हम लोग पिछले 2 साल से इनके साथ हैं और 2 सालों में हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैडम को, लेकिन उनकी ज़रा भी खबर नहीं मिली। लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। जैनी उसको समझाते हुए कहती है, रानी आप ऐसा मत बोलिए, उनकी आंखों में अभी भी वो बच्चा जिंदा है, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे एक माँ से कोई बच्चा बिछड़ जाता है ना और रास्ता भटक जाता है, जस्ट वैसी ही इनकी हालत हो गई है। और
ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी वो भाभी माँ जिंदा हो। हम भी अच्छे से जानते हैं रानी, इतनी ऊंचाई से गिरना और चोट लगना, सिर फटना या फिर याददाश्त जाना या चेहरा बदल जाना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर मान लीजिए उनकी याददाश्त जा चुकी होगी तो कैसे वापस लौटेंगी, ये भी तो हो सकती है। गौर करने वाली बात थी। जैनी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, ऐसा हो सकता है। ये सुनते ही विक्रम के पैर जो है रुक से जाते हैं और वो जैनी की तरफ देखते हुए कहता है, यू आर राइट, ऐसा हो सकता है। अब हमें लगता है कि इसी पॉइंट को पकड़कर हमें आगे की जानकारी निकालनी चाहिए। क्यों ना हम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हम उनके बारे में देखें, तलाश करें कि आज से 3 साल पहले क्या कोई ऐसा इंसान हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था जिसकी चोट लगी हो या बहुत ज़्यादा घायल हो या उसकी दिमागी हालत, अरे कुछ भी पॉइंट हमें मिल जाए। और उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? तो जैनी कहती है शायद 25 या 26। हाँ, इसी उम्र की एज में लगभग 3 साल पहले के बारे में। हम पहले मनाली, कश्मीर, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश, हिमालय, इन सारी जगहों पर हम तलाश कर सकते हैं। रानी कहती है हमें पाकिस्तान में भी उनकी तलाश और भी ज़्यादा ज़ोर शोर से करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान भी जा सकती हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यही सब बातें करते हुए वो लोग पांचों जो है वहाँ से निकल जाते हैं। कहने को तो अवनी ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन सभी जानते थे कि एक गलती और उनकी जान, कोई गारंटी नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है। अवनी कपूर जब वो पागल होती है ना अपनी भाभिया के नाम से, जब वो ट्रिगर होती है तो किसी के बारे में नहीं सोचती है, सीधे या तो आर या पार। उसका यही हो गया था पिछले 2 साल से। वही कैबिन में अवनी जाकर कांच के पास, जो कांच की वेल दीवार थी, वहाँ पे खड़ी हो जाती है और खड़े होकर बाहर की तरफ देखती हुई कहती है, कहाँ हो भाभी माँ? मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ, लौट आइए ना। आपकी अवनी आपके लिए बहुत तड़प रही है, मुझसे और नहीं रहा जाता। कहीं ऐसा ना हो इस तड़प के कारण मैं खुद न मर जाऊं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वही बच्चा था जो कुछ देर पहले डबिल बना फिर रहा था, बेदर्दी से गला पकड़ा हुआ था, और अभी यही बच्चा है जो अपनी माँ के लिए, अपनी भाभी माँ के लिए तड़प रहा है। अवनी की इस तड़प, इस दर्द को देखकर शायद ऊपर वाला भी सह नहीं पाया। और एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करना कौन चाहेगा और किसे अच्छा लगता है? ऊपर वाला भी शायद नहीं चाहता था कि एक बच्चा ताउम्र तड़पता रहे अपनी माँ के लिए, अपनी भाभी माँ के लिए। उसकी प्यार में वो सच्चाई थी जो शायद बहुत कम देखने को मिलती है ऐसे रिश्ते में, जिसका जो रिश्ता था ननद भाभी का, एक माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। ऊपर वाला भी अपने आप को हार मान लेता है और लेकर आखिरकार वो उसकी जिंदगी में उसकी भाभी माँ को लाने की तैयारियां स्टार्ट कर देता है। मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन से एक फ़्लाइट लैंड करती है। उस फ्लाइट को लैंड करते ही काफ़ी सारे लोग लंदन से जो मुंबई आए हुए थे बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। उसी भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा जो कि कहीं खोया हुआ था, किसी के हाथ पकड़े हुए वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। और जिसका वो हाथ पकड़ रखा था वो एक मिडिल एज वुमन थी, और उनके पीछे एक लगभग 23-24 साल की लड़की, और उसके बगल में शायद उस मिडिल एज वुमेन का पति होगा, वो भी मिडिल एज में ही थे। तो ये कह सकते हैं कि शायद वो हस्बैंड वाइफ हो और ये दोनों बच्चे, ऐसा हो सकता है। सभी जो है एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। तभी वो लड़की जो थी वो कहती है, पापा हमारी गाड़ी आ गई है क्या?
वो जो उस लड़की के पापा जो थे वो कहते हैं, पता नहीं बेटा, रुको मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। वो इंसान जो थे ना, वो साइड में जाकर फ़ोन करने लगते हैं। इसी बीच में वो मिडिल एज वुमन जो थी, बैग को संभालने के चक्कर में उस लड़की का हाथ छोड़ देते हैं, जिस लड़की का वो हाथ पकड़ के रखी हुई थी। वो लड़की पहले ही पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई थी। बार बार अपनी नज़रें को इधर उधर करते हुए कुछ जानने की, कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थी। और धीरे धीरे उसके कदम एक अलग ही दिशा की ओर मुड़ जाती है, और इसका ध्यान किसी को नहीं जाता है, किसी को भी नहीं। वो लड़की चलते चलते एयरपोर्ट की बाहर आ जाती है, और बीच सड़क पर वो उस रास्ते पर निकल जाती है जिस रास्ते पर गाड़ियां चल रही थी। करीबन 2 मिनट पैदल चलने के बाद वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पे 3 रास्ते जाते थे, एक सामने और दूसरे लेफ्ट राइट। और वो वहां पे खड़ी थी और उन रास्तों को देखकर पहचानने की कोशिश कर रही थी, या याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसे किस रास्ते पर जानी है। लेकिन वो कंफ्यूज थी, उसे समझ में नहीं आ रही थी। और वहीं एयरपोर्ट पर जब सभी को ध्यान गया कि वहां पर उनकी बड़ी बेटी नहीं है, वो ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उस लड़की की माँ वो डरते हुए रोने लगती है, अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है। वो एयरपोर्ट पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड से बात करती हैं, मोबाइल में तस्वीर दिखाती हैं, लेकिन शायद किसी की ध्यान उस लड़की पर गई ही नहीं थी। सभी कहते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तभी तभी जो है, वो जो लड़की थी जिसका नाम अनिका होता है, अनिका अपनी माँ के पास जाती है, अम्मा से कहती है, माँ आप ये कैसे कर सकते हो, आपने दीदी का हाथ क्यों छोड़ दिया। उसकी माँ रोते हुए कहती है, बेटा मैंने बस ये बैग साइड में रखने के लिए उसका हाथ छोड़ा था, लेकिन इसी बीच में वो कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पे उस लड़की के पिता आ जाते हैं। क्या हुआ? वो औरत अपने पति के गले लगते हुए कहती है, राज राज देखो ना, अविका कहाँ चली गई। मैंने बस 1 सेकंड के लिए उसका हाथ छोड़ा था, और उसी बीच में वो कहाँ निकल गई, मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। ढूंढो ना राज, मेरी बेटी कहाँ चली गई। राज सिंघानिया जब ये सुनते हैं तो चौंक जाते हैं। ये थी सिंघानिया फैमिली, लंदन की फेमस सिंघानिया फैमिली। उनकी वाइफ चाहत सिंघानिया, उनकी बेटी अनिका सिंघानिया, और उनकी बड़ी बेटी अविका सिंघानिया, जो कि अभी इस वक्त गायब है। वो अपनी वाइफ को घूरते हुए कहते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है चाहत, तुम हमेशा ऐसे ही कैसे कर सकती हो। तो तुमसे अविका का ध्यान नहीं रखा जाता है तो बता दो ना। ये सुनते ही चाहत सिंघानिया की चेहरा उतर जाती है और कहती है, राज ऐसा ना बोलो, मेरी भी बेटी है। अच्छा चलो ठीक है, हम पता करते हैं। ये बोलकर वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और अविका का तस्वीर जो है दिखाते हुए सबसे पूछताछ करने लगते हैं। उसी बीच में एक बच्चे की नज़र उस तस्वीर पे पड़ती है। वो बच्चा थोड़ा पास आता है और कहता है, अंकल क्या मैं ये फोटो देखूं। वो राज सिंघानिया जो थे उस बच्चे के देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, और फिर झुक कर उस तस्वीर को दिखाते हुए कहते हैं, बेटा क्या आपने देखा ये दीदी को। वो बच्चा बड़ी गौर से उस तस्वीर को देखता है और फिर कहता है, हाँ अंकल मैंने देखा, वो दीदी है ना, वो उधर उधर गई है, उधर गई है। हाँ अंकल उधर गई है। मुझे लगता है कि वो दीदी खो गई है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? पता नहीं अंकल, वो चल रही थी ना तो कभी इधर देखती कभी उधर देखती, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उधर जाना कहाँ है। अच्छा, थैंक यू बेटा। राज सिंघानिया अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं, उस बच्चे के हाथ पे रखते हैं, तो वो बच्चा लेने से मना करते हुए कहता है, नहीं अंकल मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं अंकल, आप जाओ ना, देखो ना वो दीदी उधर गई है। राज सिंघानिया उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा थैंक यू सो मच। जी अंकल, वेलकम। उसके बाद जो है राज सिंघानिया अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ अविका को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। करीबन 2 मिनट चलने के बाद वो देखते हैं कि अविका एक कॉर्नर साइड में, जो चरमुहान रास्ता जो होता है ना, जहाँ पे एक ही जगह से 4 रास्ते निकलते हैं, जस्ट वहीं पर खड़ी है, और गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही थी। वहाँ पे ट्रैफिक लाइट जली हुई थी, और उस लड़की को हटाने की लोग चिल्ला रहे थे, हटो हटो। लेकिन अविका तो जैसे मानो किसी और ही दुनिया में खो चुकी है। बार बार अपनी सिर को पकड़ रही है, कभी इधर नज़र घुमा रही है, कभी उधर नज़र घुमा रही है, उसे समझ ही में नहीं आ रहा था वो खुद कंफ्यूज थी या कुछ और। जब ये देखते हैं, राज दौड़ते हुए अपनी बेटी के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं, बेटा बेटा तुम ठीक हो।
अविका अविका का ध्यान जो है ना थोड़ा सा हटता है और अपने पिता की तरफ देखते हुए कहती, पापा मैं यहाँ कैसे आई? उसके पापा उसको टाइट हक करते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना? ऐसे कैसे तुम यहाँ उधर चली जाती हो? अपनी माँ कहाँ छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? मैंने लेकिन पापा मैं यहाँ कैसे आई? मुझे नहीं पता। कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो? हाँ 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 पापा, मैं ठीक हूँ। अनिका भी अपनी बहन के पास आती है, अपनी बहन को टाइट करते हुए कहती है, दीदी आप ऐसे कैसे अकेले जा सकते हो? देखो आप ऐसे मत जाया करो, देखो कितना भीड़ है, आपको चोट लग जाती तो? नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ आई कैसे? वो फिर से एक बार उन रास्तों को देखना स्टार्ट कर देती है। उस रास्तों को देखते हुए एक धुंधली सी तस्वीर उसकी आंखों के सामने से आकर गुजर जाती है। ये वो तस्वीर थी जब वो लोग मनाली के लिए जा रहे थे हनीमून पर, अभी और उसकी फ्रेंड ग्रुप फैमिली सब। तभी जब अविका को वो ध्यान आती है ना ये तस्वीर, तब जाकर वो एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहती, पापा हाँ हाँ बेटा पापा उधर जानी है, उधर जानी है। हाँ हाँ पापा मुझे उधर जानी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं उधर गई हूँ उधर मैं गई हूँ। राज सिंघानिया अपनी बेटी को देख रहे होते हैं और उस रास्ते में कहीं ना कहीं अपनी बेटी को समझने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं, ठीक है बेटा हाँ हम उधर चलेंगे चलेंगे, पहले हम गाड़ी में बैठे अभी क्या हाँ में सिर लाते हैं। सभी जो है फिर एयरपोर्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे उनका सामान था, ड्राइवर था, गाड़ी था, वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। हालांकि उनको भी जानी थी उसी रास्ते पर, लेकिन अविका जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे जैसे ही वो लोग उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से फिर दो रास्ते आ जाते हैं। तो राज सिंघानिया कहते हैं, बेटा अब आगे किधर जानी है? और फिर से अविका जो है कन्फ्यूज हो जाती है। वो बार बार कभी उस रास्ते को देखती है, कभी उस रास्ते को देखती है, दोनों रास्ते को बड़ी गौर से देख रही होती है। तभी एक और तस्वीर उसकी आंखों के सामने होकर गुजरती है, जहाँ पे कई सारी लग्जरियस कार उस रास्ते से आ रही होती है, जिस रास्ते पे गाड़ी में हंसने की खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उन गाड़ियों में वो खुद बैठी है। वो एक तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है, पापा वो उधर। ड्राइवर को इशारा करते हैं राज सिंघानिया, ड्राइवर भी आगे जाकर जस्ट लेफ्ट ले लेता है। वहाँ से जाने के बाद करीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद दो रास्ते आते हैं। वहाँ आने के बाद अब एक बार फिर से राज सिंघानिया अपनी बेटी को देखने लगते हैं और अविका फिर उन दोनों रास्तों को देखने लगती है। वो बहुत कोशिश करती है याद करने की, बहुत, लेकिन इस बार उसको याद तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ दर्द उसके सिर में महसूस होने लगता है और वो अपना सिर पकड़ लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके पिता जस्ट उसके बगल में बैठे हुए थे, अपनी बेटी को संभाल लेते हैं और ड्राइवर को कहते हैं, राइट ले लो। अब वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। करीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद एक ये गाड़ी जाकर एक बंगलों के बाहर रुकती है, जिसका नाम होता है सिंघानियाज मेंशन। सभी जो है गाड़ी से बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद अविका को राज सिंघानिया अपनी गोद में उठा लेते हैं, उठाकर उसको लेकर हॉल में आते हैं। लाने के बाद सर्वेंट को चिल्लाते हुए कहते हैं, कमरा रेडी है? सर्वेंट हाँ में सिर लाते हैं। राज सिंघानिया फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर ही एक रूम में अविका को ले जाकर सुला देते हैं। अपनी बेटी की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकते थे? पिछले 2 साल से उनकी बेटी की ये हालत थी। 1 साल वो कोमा में रही थी। कोमा से जब वो बाहर आई वो खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। हालत ऐसी थी कि जब जब वो सोती थी तब तक ना जाने कौन सी पुरानी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने आने लगती थी और वो चीख कर उठकर बैठ जाया करती थी, वो रोने लगती थी। सो गाइज, अब तक तो आपने समझ लिया होगा कि अविका सिंघानिया है कौन। तो अब हम जानेंगे कि अविका सिंघानिया कौन है। अगर अविका सिंघानिया सिया ही है तो सिंघानिया फैमिली से कैसे मिली और वो लोग लंदन कैसे गए और क्यों राज सिंघानिया बार बार अविका को अपनी बेटी बता रहा है? क्या है आखिर राज, सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी स्टोरी
अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। और कैसी लगी आपको सेकंड एपिसोड कमेंट में ज़रूर बताइएगा।